Please like, subscribe and press bell icon for all notification. यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि मॉड फंक्शन है और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन रियल लाइन पर कितने लोकल एक्सट्रीमम यानी कि आइदर मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स स्क्वेयर माइनस 25 और ये डिफाइन है सभी रियल नंबर के लिए। हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ पर मैक्स होगा, लोकल मैक्स और लोकल मिन। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पर जो एफ एक्स होगा वो 25 होगा, x इक्वल्स टू 5 और -5 इन दो वैल्यूज पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होगी। अगर इस फ्यू इंफॉर्मेशन से अगर हम ग्राफ स्केच करने की कोशिश करते हैं, एक रफ स्केच, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 25 है, तो इसको मान लेते हैं 0,25। 5 ये है आपका और -5 ये है। -5 और 5 के बीच में फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और यहाँ पर 0 पर 25 है। इसका मतलब है क्या फंक्शन जो है क्या तो वो कॉनकेव डायरेक्शन में या कॉनकेव अप डायरेक्शन में, कॉनकेव डाउन या कॉनकेव अप, किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से इस पॉइंट पर आएगा और सेम यहाँ से वो डाउन भी आएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में। फिर फंक्शन जो है इसके बाद उसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो क्या तो ऐसे इंक्रीज करेगा या इस तरह से, सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कुछ इसका ग्राफ, मान लीजिए हमने ये नहीं डिसाइड किया अभी कि कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, लेकिन नेचर कुछ इस तरह से होगा जहां पर ये इंक्रीजिंग वैल्यूज दिखा रही हैं यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पर और यहाँ पर हमें तीन इसके एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहे हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें x-1 होल स्क्वायर का टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर हम fx का करते हैं तो इसका कॉफिशिएंट हमें बताना है x-1 होल स्क्वायर का, और जिसके अराउंड हमें टेलर एक्सपेंशन निकालना है वो है पॉइंट x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि टेलर एक्सपेंशन जो होता है वो क्यों हम करते हैं। किसी भी फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन पॉलिनोमियल नेचर में, तो ये इसका फायदा होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का। और अगर जो पॉइंट होता है जिसके अराउंड हम निकालते हैं अगर वो पॉइंट 0 हो जाए तब हम उसको मैक्लॉरेन सीरीज कह देते हैं। तो किसी पॉइंट ए के अराउंड फंक्शन को टेलर सीरीज एक्सपेंशन में किस तरह लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल प्राइम ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें निकालना था अबाउट द पॉइंट 1, तो आप यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। इसके पहले हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें x-1 होल स्क्वायर और f डबल प्राइम 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होगा। तो कोफिशिएंट जो हमसे पूछा गया था वो है f डबल प्राइम 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फंक्शन जो है उसका डबल डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लीजिए। फंक्शन है हमारे पास x e रेज टू द पावर x, इसका सिंगल डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा x e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x, और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा x e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x, मतलब हुआ x प्लस 2 और आउटसाइड e रेज टू द पावर x। लेकिन आपको तो यहाँ पर डबल प्राइम एट 1 निकालना था, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 की वैल्यू 1 प्लस 2 ई रेज टू द पावर x, यानी कि 3
यहाँ पर भी 1 होगा, 3e वैल्यू आ गया। तो कॉफिशिएंट का वैल्यू जो आपसे पूछा गया था वो क्या हो गया, 3e डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर फाइनली मिस्टेक मत कर जाना क्योंकि डिवाइडेड 2 भी था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें fx डिफाइन किया गया है, लेकिन वो जो डिफाइन किया गया है वो समेशन नोटेशन में दे रखा है। समेशन रनिंग फ्रॉम के 1 से लेकर 10 तक और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर के। और ये ट्रू है सभी एक्स वाई के लिए जो कि ऑर्डर पेयर है रियल नंबर के, यानी कि R2 से आ रहे हैं। तो हमें बताना है पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y, इसमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं फंक्शन का। अगर मैं फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव देखता हूं, पहले तो मैं फंक्शन का एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेता हूं कि आखिर क्या है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3, और ये इसी तरह चलता रहेगा 10 टर्म्स तक। अगर मुझे इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इंडिविजुअल इसको कर सकता हूँ, अदरवाइज आप इसको समेशन नोटेशन में ही रहने दीजिए और इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। तो सबसे पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ लिख रहा हूँ, यानी कि एफ एक्स, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स। अगर मैं ये फाइंड आउट करता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, ये मुझे मिलेगा 2x के और विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर k माइनस 1। समेशन आपका ऐसे k इक्वल्स टू 1 से 10 ये मुझे मिल जाएगा। एक्चुअली जो था समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर k, आप इसको कैपिटल X से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि कैपिटल X रेज टू द पावर k। इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा, k और कैपिटल X रेज टू द पावर k माइनस 1। यहाँ पर फिर आपको कैपिटल X का करेंगे तो यहाँ से आपको 2x मिल जाएगा। उसी तरह से मैंने इसको यूज किया है। अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, समेशन -2yk विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर k माइनस 1। अब आपको चेक करना था कि कौन सा इक्वेशन ट्रू था, तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 और 2 को रीराइट कर लेता हूं एक जगह एक साथ। ये था पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे मिला समेशन 2x के विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रेज टू द पावर k माइनस 1 और पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू y समेशन -2yk एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर k माइनस 1। अब आप ऑप्शन में जो दे रखा था, इन पार्शियल डेरिवेटिव को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं y से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो यहां पर मुझे y मिल जाएगा इस नोटेशन पर जहां पर मैंने सर्कल बनाया है, और अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो यहां मुझे x मिल जाएगा, और दोनों को मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो मुझे फाइनली 0 मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 को यानी कि पार्शियल f अपॉन पार्शियल x, इसको मुझे y से मल्टीप्लाई कराना होगा, और पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू y इसको मुझे x है, और दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, 0। यानी कि कौन सी इक्वेशन है ये, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और हमें ये भी बता रखा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और हमें यहाँ पर बी और सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
बी सी या एक में क्या वैल्यूज होंगी या रिलेशन, ये हमें पता करना है। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे कंपेयर करा लेते हैं। और क्योंकि पता है हमें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसके लिए पार्शियल एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स होगा पार्शियल एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम यहाँ से इक्वल रखते हैं तो पार्शियल एम विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा बी एक्स प्लस टू वाई, और पार्शियल एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होगा 4x प्लस सी वाई। ये दोनों ही इक्वल हैं। अब कॉफिशिएंट ऑफ x के कंपेयर कराते हैं तो b इक्वल्स टू 4 आ जाता है, और कॉफिशिएंट ऑफ y के कराते हैं तो c इक्वल्स टू 2 आ जाते हैं। b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 2, ऑप्शन बी करेक्ट। यहाँ पर हमें एक फंक्शन f x y और z का दे रखा है जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेबुला आपका इस तरह से डिफाइन होता ही है, दे रखा है या नहीं भी दे रखा है तब भी आपको पता होता है। तो आपको वैल्यू निकालनी है नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस नेबुला एफ प्लस नेबुला डॉट नेबुला एफ। यहाँ पर नेबुला एफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को, और ग्रेडियंट के बारे में आप जानते हैं कि ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है। तो खैर हमसे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज वगैरह तो नहीं पूछा है, लेकिन इसमें एक लॉजिक या ट्रिक याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ ये 0 होता है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है आप यहाँ पर देखिए, ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को फाइंड आउट करना है, यानी कि नेबुला डॉट विद नेबुला एफ, और ये नेबुला एफ यानी कि ग्रेडियंट हो गया। तो सबसे पहले हम इसका नेबुला एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। नेबुला एफ आखिर हमें क्या मिलेगा। सिंपली आपको एक एक टर्म लेके, यानी कि पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, और फिर z के रेस्पेक्ट में करना है, और आई कैप जे कैप के कैप कैप आपको लिख देना है। ये हो जाएगा 2xy प्लस जेड स्क्वेयर आई कैप प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2yz जे कैप प्लस वाई स्क्वेयर 2zx के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है विद नेबुला, नेबुला ऊपर डिफाइन किया है, तो डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड हम लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, नेबुला डॉट नेबुला एफ ये हमें मिल जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो यहां से फर्स्ट टर्म मिलेगी 2y 2z और 2x, और इसको हमें फाइंड आउट करना था एट अ पॉइंट 1 1 1। तो इसमें आप 1 1 1 पुट कर दीजिए, तो ये हमें मिलेगा 2 प्लस 2 प्लस 2। सिंपली इसका जो आंसर है वो 6 होगा, ऑप्शन सी। हमें एक सीरीज दे रखी है और हमें इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सीरीज जो है हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लेते हैं। एक नॉर्मल सीरीज इस टाइप से अगर होती है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, तो उस केस में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इक्वल्स टू निकालते हैं 1 अपॉन लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर x रेज टू द पावर n टाइप नहीं है, ये है x रेज टू द पावर n स्क्वायर। तो सबसे पहले हम n स्क्वायर को m लेट कर लेते हैं, यहाँ से n इक्वल्स टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ m। तो जो गिवन सीरीज है उसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, समेसन 2 रेज टू द पावर 2 और n की जगह मैंने यूज किया रूट m x रेज टू द पावर n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m। अब ये मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है, समेसन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन टाइप का फॉर्मेट या इस तरह का कुछ दिख रहा है।
तो अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट ए एन, यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है 2 raised to the power 2 root m और इसके पावर 1 अपॉन m और लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2 raised to the power 2 root m अपॉन m। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा रूट m टाइम्स, तो मुझे बचेगा वो होगा 1 अपॉन लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 raised to the power 2 अपॉन रूट m, क्योंकि 1 अपॉन n या m टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जैसे यह m टेंस टू, सॉरी ये जीरो होगा। अगर m जो है आपका इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन m जो है वो जीरो को टेंड करेगा, तो फाइनली ये जीरो को टेंड हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 raised to the power 0 यानी कि 1। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस गिवन सीरीज का 1 होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ग्रुप है जिसका ऑर्डर 17 है और हमें बताना है कि इस ग्रुप के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होंगे। तो लैग्रेंज थ्योरम हमें ये बताती है कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी कोई भी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अगर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके कितने ग्रुप पॉसिबल होते हैं। तो जो ग्रुप होंगे वो 17 के डिवाइजर होंगे, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर, और 17 के डिवाइजर 1 और 17 यही दो नंबर होते हैं। तो एक सब ग्रुप होगा 1 ऑर्डर का और एक होगा 17 ऑर्डर का। 17 ऑर्डर का जो होगा वो ग्रुप इटसेल्फ हो जाएगा और 1 का जो होगा वो ई ये वाला हो जाएगा, यानी कि हमारे पास दोनों ही जो सब ग्रुप होंगे वो ट्रिवियल होंगे। अगर हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप हैं तो इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 1 और इसका ऑर्डर 17 है। तो अगर दो ग्रुप सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही सब ग्रुप, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। जो पूछा गया था हमसे कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ जी, तो वो 2 होंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सब स्पेस है R3 का। तो R3 के आपके जो सब स्पेस होते हैं वो 3 ही होते हैं, एक तो ट्रिवियल 0, एक लाइन और एक प्लेन जो 0 0 से पास होता है। ये तीनों ही 0 0 से पास होने चाहिए, ये R3 के सब स्पेस होते हैं। अगर इनके अलावा और कोई नहीं होता है, लेकिन जब आपको MCQ बेस्ड प्रॉब्लम में आए कि कौन सा सब स्पेस है और कौन सा नहीं है, तो कुछ ट्रिक्स से भी आपका डायरेक्ट स्पेस और सब स्पेस आप बता सकते हैं। तो वो ट्रिक्स क्या है, अगर आपको किसी भी सेट में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू, और आपको अगर मोड अपीयर हो या पावर्स जैसे x रेज टू द पावर n या 2 या पावर 3, इन तरह से अगर कुछ भी आता है, या आप ऐसा समझ लीजिए जैसे x अपॉन वाई या प्रोडक्ट में एक्स वाई, अगर इस तरह से अपीयर होता है तो आप डायरेक्ट उस पर टिक कर दीजिए कि वो सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि इन केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है। या आपका x में कुछ कांस्टेंट जुड़ रहा हो, x y या z में कुछ कांस्टेंट जुड़ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सब स्पेस नहीं होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, ये भी सब स्पेस नहीं होगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो ये भी सब स्पेस नहीं होगा, बचा जो वो सब स्पेस होगा। एक तो इस ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो चेक करना है वो क्या करना है कि अगर सब स्पेस या वेक्टर स्पेस बोलूं, अगर वो फेल होता है तो मोस्टली दो ही कंडीशन पर फेल होता है। एक तो उसमें जीरो बिलोंग नहीं करता है और दूसरा उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो वहां पर फेल होता है। ऑप्शन 1 में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो तो सब स्पेस हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो अगर इसमें जीरो बिलोंग करेगा यानी कि 0 0 0, तो वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आप इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 - 3 इक्वल्स टू 0, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये फेल हो जाते हैं, यानी कि ये 0 0 से पास नहीं हो रहा है। इसमें भी अगर आप
कोई स्केलर नेगेटिव चूज कर लेंगे तो जैसे आप नेगेटिव से एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। तो यहाँ पर ये जो है कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन फेल हो जाती है, तो ये इसलिए ये भी नहीं है। ये इसकी जो सेम रीजनिंग है वो सेम रीजनिंग है बी वाली। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह से चेक करा। यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन करी गई है जो R3 से R3 पर है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। हमसे पूछा गया है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक या नलिटी क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 LI कंडीशन है और वो इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इमेज के वो LI हैं एक दूसरे के लिए, यानी कि इसकी जो रैंक है वो 3 होगी, रैंक ऑफ दिस, और नलिटी रैंक नलिटी थ्योरम से वो 0 होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया, जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो और उसके लिए फॉर्मूला भी दे रखा हो, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में आप मैट्रिक्स बना लीजिए और उसको रो रिड्यूस करा के आप उसकी नॉन जीरो रोज देख लीजिए, वहां से भी आपको रैंक मिल जाएगी, फिर रैंक नलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ये मान लीजिए कि एक वेक्टर जो एक्स वाई जेड टाइप का है, यानी कि कौन R3 से बिलोंग करता है, वो नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करता है, नल स्पेस ऑफ टी। अगर ये नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करता है तो इसके लिए टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लिखें तो x प्लस वाई और y प्लस जेड और z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 0 0 होगा। और बाय कंपैरिजन ऑफ टू ऑर्डर पेयर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है या सिस्टम है, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे तो हमें इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा 1 0 1 1 1 0 और 0 1 1। इस तरह से हमें इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिला और इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए तो हमें मिलेगा 1 0 0 1 1 माइनस 1 0 1 1, ये इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा। फिर से इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, 1 0 0 1 1 0 और 0 1 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आपको 3 पाइवट पोजीशन मिल रही है, यानी कि नो फ्री वेरिएबल, यानी कि नलिटी जो है वो इसकी 0 है। रैंक नलिटी थ्योरम से आप बता सकते हैं कि रैंक इसकी 3 होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फंक्शन एफ दे रखा है जो कि रियल से रियल पर डिफाइन है और कॉन्टिन्यूस है, और इस प्रॉपर्टी को x प्लस 0 टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल्स टू है e रेज टू द पावर x माइनस 1, और ये ट्रू है सभी रियल नंबर के लिए। तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इस प्रॉपर्टी को यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बताना है डोमेन के वो सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि एफ एक्स जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। डोमेन के वो पॉइंट्स बताने जिनके लिए इमेज 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से हम यहाँ से फंक्शन निकाल लेते हैं और फिर उसकी प्री इमेज देख लेते हैं कि वो फंक्शन जिनके लिए प्री इमेज जो है हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो इसका हमें डेरिवेटिव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन, यानी कि यहाँ पर लेबनिज रूल को भी यूज करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स इंटू वन, एफ एक्स इंटू वन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। यहाँ पर ये लेबनिज रूल की हेल्प से हमने इसको लिखा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1, ये मेरा एफ एक्स आ गया है। और हमें जो निकालना था वो ये वाले पॉइंट्स निकालने थे जिनके लिए एफ एक्स जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब हुआ 1 लेस देन इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, और ये इम्प्लाई करेगा 2 लेस देन इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स लेस देन इक्वल टू 3। क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो इसलिए हम लोग ले लेंगे। तो लोग 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू लोग 3, यानी कि जो हमारा x है वो हमें पता चल गया
log 2 और log 3 के बीच में लाई करना चाहिए। और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि x शुड बी बिलोंग टू log 2 कोमा log 3। और ये किस ऑप्शंस में दे रखा है? ये ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि ये जो हमने निकाला है, मतलब ये डोमेन के वो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने प्री इमेज निकाली है जो फंक्शन इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था, यानी कि वो इमेजेस जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही थी उसकी हमने प्री इमेज देखी है, तो ये हमारा वैलिड होगा ही होगा। लीनियर सिस्टम दे रखा है और ये आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो किस b1 b2 b3 के लिए ये इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट के लिए ये जरूरी है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसके लिए लिख लेंगे और उसकी रैंक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा 1 1 0 -1 2 2 2 -1 -2 और लास्ट में आप ऐड करेंगे b1 b2 b3। तो इस तरह से हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा और हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 0 0 -1 3 2 2 -3 -2 और b1 b2 b1 और ये b3। और नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 0 0। हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते जा रहे हैं, -1 2 2 2 -2 -2 और लास्ट में b1 2/3 b2 b1 और ये मिलेगा हमें b3। फिर से एक बार और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और हमें जो फाइनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल रहा है 1 0 0 -1 +2 0 2 -2 2 -2 0 and the last column is b1 2/3 b2 b1 and b3 -2/3 b2 b1। इस तरह से हमें लास्ट हमें मिला। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट का जो रो है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। यहाँ तक ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और इसको मिला के कांस्टेंट को ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। इसकी रैंक जो है वो यहाँ पर 2 है और इसकी रैंक हमें 3 रखनी है। अगर हमने इसको 0 पुट कर दिया तो रैंक सेम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी 0 रो बन जाएगी। इसके लिए हमारे लिए जरूरी है b3 -2/3 b2 b1 नॉट इक्वल्स टू 0। अब गिवन ऑप्शन दे रखे हैं कि किन वैल्यूज के लिए b1 b2 और b3 के लिए ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो आप एक एक पुट करके देख लीजिए। तो ऑप्शन सी पर ही ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका साइज 3/3 है और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी दे रखा है, यानी कि सम जो है आइगन वैल्यू का वो 10 है और जो प्रोडक्ट है वो आपको 30 दे रखा है। आपसे पूछा गया है a² + b² की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर अपर ट्रायंगुलर है तो इसके आइगन वैल्यू जो होंगी वो a b 3 ये होंगे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यू बन जाएंगे। अब यहाँ पर आइगन वैल्यूज अगर ये हैं तो a + b + 3 यानी कि सम कितना दे रखा है 10 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है यानी कि 3ab = 30। इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगा a + b = 7 और दूसरी इक्वेशन मिलेगी ab = 10। तो इसके जो पॉसिबल फैक्ट मतलब पॉसिबल a और b की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 और 5 होगी। इसमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि a2 होगा या b5 होगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, यानी कि x² माइनस सम यानी कि 7x + 10 = 0। यहाँ से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि 7 है और 10 है तो इन दो को ही मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए था a² + b² की, तो यानी कि इनका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा और 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा। अब दोनों को प्लस करना है यानी कि 29 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर हमें एक सब स्पेस W दे रखा है जो R10 का सब स्पेस है और यहाँ पर W के जो एलिमेंट हैं वो इस तरह से n टपल में है x1 x2 अप टू x10 और
यहाँ पर एक्स एन जो है वो सम है एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू, यानी कि प्रीवियस टू का सम है एक्स एन। यानी कि अगर यहाँ पर हम कोई एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये पिछले दो का सम होगा, और ये ट्रू है उन सभी एन के लिए जो 10 या 10 से छोटे हैं और 3 या 3 से बड़े हैं। ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ W क्या होगा। हमें W की डायमेंशन बतानी है। W की डायमेंशन बताने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो एलिमेंट है जो W में बिलोंग कर रहा है x1 x2 अप टू x10, हम यहाँ पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पर फ्री हैं, यानी कि कितनी पोजीशन पर हम फ्री हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 और x2 यहाँ पर तो हम फ्री हैं, लेकिन जब हम x3 निकालेंगे तो ये क्या है, इस पिछले वाले का दो का सम यानी कि x1 प्लस x2। जब हम x4 निकालेंगे तो ये क्या है, x3 और x2 का सम, और x3 को हम रिप्लेस कर देंगे प्रीवियस वन से यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x2। तो फाइनली ये किसका हो गया, x1 और x2 का सम हो गया है। ऐसे ही सारे जो आने वाले एलिमेंट हैं वो सम होंगे x1 और x2 का। तो हम सिर्फ दो ही चॉइस पर इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि ओनली टू चॉइस। तो डायमेंशन ऑफ W जो है यहाँ पर 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें y1 और y2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बिलोंग कर रहा है 1, 10 इस क्लोज्ड इंटरवल में। तो आपको यहाँ पर उन सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन भी दे रखा है, और साथ ही साथ ये वैल्यू बता रखी है कि रॉन्स्कियन 1 जो उसका वैल्यू है वो 1 है। आपको फाइंड आउट करना है रॉन्स्कियन 3 माइनस रॉन्स्कियन 2 की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर जो y1 और y2 की बात करी गई है, सबसे पहले हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम एक्स माइनस 2x वाई प्राइम माइनस 4y इक्वल्स टू 0, और x बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज्ड इंटरवल 1, 10 में। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी कॉची आइलर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, और जब भी कॉची आइलर इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की या किसी भी ऑर्डर की, आप x को रिप्लेस करते हैं e रेज टू द पावर z से, या z इक्वल्स टू log x से। आपको ये सब्स्टिट्यूशन इसमें अप्लाई करना होगा, और ये सब्स्टिट्यूशन जब आप अप्लाई करते हैं तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं डी माइनस वन, जहां पर कैपिटल डी ऑपरेटर जो है वो डी ओवर डी एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है, -2d माइनस 4 आउटसाइड ऑफ y लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ m तो वो क्या होगी, m माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए ताकि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाएं। तो इसके जो रूट्स होंगे यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी वो 4 कोमा माइनस 1 होगी। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन जो y1 था, और इन फंक्शन ऑफ x, या आप इसको z में लिखिए क्योंकि सबसे पहले z के लिए निकालेंगे हम, वो क्या हो जाएगा c1 e रेज टू द पावर यहाँ पर आएगा 4z, और y2 फंक्शन ऑफ x क्या होगा c2 e रेज टू द पावर माइनस z। z को अब रिप्लेस कर दीजिए जो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया था, तो मैं इसको लिख सकता हूं y1x, तो ये हो जाएगा c1 e रेज टू द पावर 4 c1 e रेज टू द पावर 4 log x, और इसको मैं लिख सकता हूं y2x इक्वल्स टू c2 e रेज टू द पावर माइनस log x। जब आप इसको में फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो y1 को आप लिख पाएंगे c1 x रेज टू द पावर 4, और y2 x को आप लिख पाएंगे c2 इंटू 1/x। तो अब हमें y1 और y2 मिल गए हैं। तो जब हमें y1 और y2 मिल गए हैं
हमें यहाँ पर इनके डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y1 प्राइम आपका क्या होगा, 4c1 x³ और y2 प्राइम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -c2 अपॉन -1c2/x²। हमें ये यहाँ से इसका ये मिल जाएगा। अब हमें रॉन्स्कियन दे रखा है, रॉन्स्कियन W जो वो हमें दिया है, रॉन्स्कियन WX वो है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। y1 और y2 इनकी सारों की वैल्यू हम ऊपर से रख सकते हैं, या आप इसको इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, y1x y2x और फिर इनके डेरिवेटिव यानी कि y1 प्राइम x और y2 प्राइम x और यहाँ से सेकंड ऑर्डर का आपका ये डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपका wx यानी कि रॉन्स्कियन। या आप इसी को यूज कर लीजिए जिसको मैंने शुरुआत में लिखा है। तो यहाँ पर मैं y1 और y2 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो मुझे wx है वो मुझे मिलेगा -c1c2 x² माइनस 4c1c2 x²। और हमें दे रखा था कि y1 का जो वैल्यू है वो 1 है, और आप इसमें 1 पुट कर दीजिए जो अभी इक्वेशन आई है। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -5c1c2, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, c1c2 इक्वल्स टू -1/5। यहाँ से c1c2 का जो वैल्यू आया है आप इसमें यूज कर लीजिए रॉन्स्कियन में। तो wx यानी कि रॉन्स्कियन जो है फंक्शन ऑफ x है, उसको मैं अब लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 5x², और ये हो जाएगा x²। अब हमारे पास जो रॉन्स्कियन था वो आ गया है x²। यहाँ से W3 माइनस W2 की वैल्यू निकालना कोई भी हार्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा 3² माइनस 2², और ये वैल्यू 5 के इक्वल होगी। इस तरह ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन कर्व क्या होगा जो इस पॉइंट π/2, 1 से पास होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम से रिलेटेड 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि π²/4 सभी में कॉमन है, तो ये आएगा ही आएगा। और यहाँ पर x² और साइन कोस का कॉम्बिनेशन है। खैर, हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy/dx, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ। मैं फंक्शन ऑफ x इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो मैं लिख सकता हूँ 2y, तो ये प्लस में हो जाएगा 2y/x इक्वल्स टू साइन x/x²। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि इसको मैं px इंटू वाई, और ये है मेरा dy/dx इक्वल्स टू qx, इस तरह से लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो px का रोल प्ले करेगा वो है 1/x, और qx का रोल प्ले करेगा साइन x/x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और ये मुझे मिलेगा लोग, यहाँ पर क्योंकि 2 भी था तो px का रोल 2/x प्ले करेगा, यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा e⁻⁴ log x, 2 log x, और इसको मैं लिख सकता हूँ x²। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना होगा, तो y इंटू x² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, x² इंटू साइन x/x² dx प्लस c, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस x प्लस c। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
सॉल्यूशन की पता चल गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये जो सॉल्यूशन है ये पास हो रहा है पाई बाय 2, 1 से। ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो सी का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, जैसा कि आप ऑप्शंस में देख भी रहे थे। इसको यहाँ पर इक्वेशन में यूज कर लीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आया मैं, इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। इस तरह आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैल्यू निकालनी है जिससे ये दोनों कर्व जो हैं इंटरसेक्ट करें ऑर्थोगनली, यानी कि हमें ऑर्थोगनल ट्रेजेक्टरी एक तरह से फाइंड आउट करना है। पहला कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा वाई स्क्वायर, तो मान लेते हैं इसको 0 के इक्वल एक कर्व दे रखा है। और जो दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों कर्व से हम dy अपॉन dx फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला कर्व होगा 2x प्लस 2 एल्फा y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूँ माइनस एक्स अपॉन एल्फा वाई। इस वाले कर्व को अगर मैं यूज करता हूँ dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करूंगा, मैं कॉल करता हूं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं तो इनका प्रोडक्ट जो होगा dy अपॉन dx और सेकेंड वाले का जो dy अपॉन dx है इक्वल्स टू -1 होगा। ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए। सो माइनस एक्स अपॉन एल्फा वाई इंटू 2x इक्वल्स टू -1, माइनस कैंसिल आउट -1। यहां से मुझे मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर अपॉन एल्फा वाई इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल्स टू एल्फा वाई और y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वो इसमें आप यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एल्फा एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर। यहाँ से आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, एल्फा का वैल्यू आपका 2 आ जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें एक एक्शन यानी कि सीरीज दे रखी है और हमें ये बताना है कि कन्वर्ज करेगी तो किस नंबर को करेगी या कन्वर्जेंट ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो एक्स nth टर्म है जिसको xn कहा गया है वो डिफाइन की गई है 2^2n विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कोस 1/2n। जब भी आपके सीक्वेंस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसको एक्सपेंड कर दीजिए। हम जानते हैं कोस x का जो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड माइनस x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से यह आगे बढ़ता जाता है। ये एक्सपेंशन हम इसमें यूज करेंगे, तो xn को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 2n और इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 4n माइनस, और ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा हमारा, और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से फाइनली 2 रेज टू द पावर 2n और डिनोमिनेटर में भी सभी टर्म में आप देख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2n इन्वॉल्व है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास बच जाता है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये वाली जो टर्म आएगी नेक्स्ट टर्म वो नेगेटिव होगी क्योंकि ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस है। 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 2n क्योंकि 2n बाहर आ गए हैं
और ये इसी तरह से आगे प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी। ये कैंसिल आउट हो जाता है, एक्स एन को हम ये लिख सकते हैं, और मुझे तो निकालना था लिमिट ऑफ एक्स एन, यानी कि एन को मैं इन्फिनिटी पर जैसे ही टेंड्स करूंगा तो जो अपकमिंग टर्म्स होंगी सारी की सारी जीरो को टेंड्स कर जाएंगे, क्योंकि सभी टर्म में 1/2 रेज टू द पावर एन टाइप का फॉर्मेट बनेगा, जो कि एक ज्योमेट्रिक, या आप कह सकते हैं इसका जो ये है 1/2, ये लेस देन 1 होने की वजह से ये जीरो को टेंड्स कर जाएगा। फाइनली हमें जो लिमिट है 1/2 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू होता है 1/2, मिल जाएगी। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है और हाफ को रीच कर रही है। ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ पर एक्स एन एक सीक्वेंस दे रखा है और लिमिट एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, इसकी जो लिमिट दे रखी है वो सी दे रखा है। अब आप इन दो टर्म्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, यानी कि आगे वाली से पीछे वाली टर्म को माइनस किया है, तो कुछ आपको इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं दिख रहा है जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था, यानी कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दिया, तो ये डी आ गया। यानी कि इसको आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए जैसे कॉमन डिफरेंस है ये, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है तो वो उसी पर कन्वर्ज करेगी। एक तरह से इसकी एप्लीकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को करना है मुझे, यानी कि ये बताना है कि एक्स एन अपॉन एन जो ये सीक्वेंस है, क्या ये कन्वर्जेंट है? अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट को ये कन्वर्ज करेगी। बेसिकली दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेडनेस हम वहां से बता ही सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एक्स एन को मैं इसको मान लेता हूँ एन सी। अब ये जो सीक्वेंस मानी है मैंने, सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, क्या इसकी ये सी आ रही है? तो चेक करते हैं। यहाँ पर मैं रखूंगा एन प्लस 1 आउटसाइड सी माइनस एन सी, और इसकी फिर मुझे लिमिट चेक करना होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ सी मिलेगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कांस्टेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो सी, यानी कि गिवन हाइपोथेसिस तो सेटिस्फाई है। अब मुझे चेक करना होगा लिमिट एक्स एन अपॉन एन। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स एन मेरा है एन सी डिवाइडेड बाय एन, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से फिर से सी आ जाएगा। यानी कि अगर आपको कुछ इस तरह से पैटर्न दे रखा था तो ये जो सीक्वेंस है ये भी सी को कन्वर्ज कर रही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।